लोग बात कर रहे थे रेस्पिरेशन और कुछ बच्चों के डाउट्स जो हैं वो भी क्लेरिफाई करना ज़रूरी है क्लास शुरू होने से पहले। एक्चुअली मुझे 3 शब्द मिले हैं। एक है सेप्रोफाइट और दूसरा है पैरासिटिक और तीसरा है होलोजॉइक। तो बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर ये क्या है। एक्चुअली जब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन खाना लेने का जो तरीका हमने समझा, हमने ऑटोट्रॉपिक पढ़ा, हमने हेटेरोट्रॉपिक पढ़ा। ऑटोट्रॉपिक में खाना खुद बनाया जाता है इनऑर्गेनिक से और ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जाता है। हेटेरोट्रॉपिक में जो खाना होता है वो एक्चुअली बनाते नहीं हैं, बल्कि ऑर्गेनिक फूड में उसको लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करके उसको सिंपल फॉर्म में यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिक फूड लेते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो ये दो हमारे सबसे ज़्यादा फेमस तरीके हैं फूड रिसीव करने के। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में भी थे, मैं आपको डिस्कस भी किया, काफ़ी अच्छे ढंग से समझे। ये कुछ स्पेशल तरीके हैं न्यूट्रिशन के जो केवल कुछ लिविंग्स में ही पाए जाते हैं। देखिए, सेप्रोफाइट का मतलब है कि डेड मटेरियल से, डेड मटेरियल कुछ भी पड़ा हुआ है, सड़ा गला अचार, रोटी, कागज, रद्दी, लेदर, कुछ भी। हाँ, तो जो डेड लिविंग मटेरियल है, चाहे वो प्लांट का है या एनिमल का है, अगर इसको कोई कंज्यूम करके अपना न्यूट्रिशन लेता है, ग्रोथ करता है। जैसे आपने देखा होगा गोबर के ऊपर जो काऊ डंग होता है, बफेलो डंग होता है, गोबर होता है ना, गोबर के ऊपर कुछ बरसात के समय जब पानी गिरता है तो उसके ऊपर इस तरह के ये उग जाते हैं, फंगस उगते हैं। आपने अचार के ऊपर देखा होगा वो वाइट कलर का फंगस फंगस सा उग जाता है, वो जाल सा बन जाता है। ब्रेड पुरानी हो जाती है, रोटी पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर फफूंद आ जाती है। फफूंद को ही तो बोलते हैं अपन लोग फंगस। तो फंगस कुछ ऐसे होते हैं कि ये अपना खाना खुद भी नहीं बनाते और ये लिविंग के जैसे किसी दूसरे लिविंग मटेरियल को भी खाते नहीं, बल्कि ये डेड मटेरियल से, सड़े गले पुराने जो कुछ पड़ा है, सूखी लकड़ी पड़ी है, कागज पड़े हैं, सूखी पत्तियां पड़ी हैं, गोबर है, अचार है, पुरानी ब्रेड है, उनसे जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, खास तौर पे फंगस की बात करेंगे, वो हमारे सेप्रोफाइट कहलाएंगे। सेप्रोफाइट का मतलब डेड मटेरियल से फूड लेने वाले। ठीक है। पैरासिटिक का मतलब है कुछ ऐसे लिविंग होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग की बॉडी के ऊपर, किसी दूसरे लिविंग की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं और उस लिविंग की बॉडी को धीरे 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 खाते रहते हैं, खाते रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ह्यूमन बींग्स की ये जो हेड है, इस पे जो बाल लगे हैं, इन बाल में छोटे छोटे कीड़े जैसे आ जाते हैं जिनको हम लाइस या जुआ बोलते हैं। जुआ पड़ गई आपके, तो वो क्या है, आपकी सिर के ऊपर बैठ के यहाँ की स्किन से धीरे धीरे न्यूट्रिशन चूसेगा आपसे। तो लिविंग की बॉडी के ऊपर या लिविंग की बॉडी के अंदर, मान लीजिए कोई एस्केरिस है आपके बॉडी के अंदर चला गया, या आपको मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है उसने इन्फेक्शन कर दिया बॉडी में, तो उस बैक्टीरिया को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, एक लिविंग की बॉडी से मिल रहा है। देखिए, जब डेड बॉडी से मिलता है तो सेप्रोफाइट, और जब एक लिविंग की बॉडी से अगर न्यूट्रिशन मिलता है तो वो कहलाता है पैरासाइट। आपने अमरबेल का पौधा देखा होगा। अमरबेल कभी भी अपना खाना खुद नहीं बनाती, वो दूसरे ग्रीन प्लांट के ऊपर उसको चूसती है। ये एक पेड़ है, उसके ऊपर वो डली है, हाँ, एकदम येलो कलर की होती है, अपना खाना खुद नहीं बनाती और इसकी पत्तियों से, इसकी डालियों से खुद न्यूट्रिशन चूसती है, सक करती है। तो एक लिविंग पेड़ के ऊपर ये अपना न्यूट्रिशन एक्चुअली यूज कर रही है। तो ये क्या है, एक पैरासिटिक प्लांट है। पैरासिटिक, पैरासिटिक प्लांट भी होते हैं, पैरासिटिक एनिमल भी होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहकर
अपना न्यूट्रिशन करते हैं उनको पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तीसरा हमारा है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब ऐसे लिविंग जो किसी फूड को पूरा का पूरा निगल जाते हैं, पूरा उसको अंदर ले लेते हैं। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा का पूरा। खास तौर पे सेल के लिए हम होलोजोइक यूज करते हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा एक सेल है, एक सिंगल सेल है। अगर इसने किसी सॉलिड फूड को पूरा का पूरा निगल लिया, हाँ मान लीजिए इस तरह से मैंने आपको बताया था अमीबा कैसे करता है, तो ये पूरा फूड निगल जाता है, तो ये फूड इसके अंदर आ जाएगा। तो ये जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक सॉलिड फूड को कोई सेल अपने अंदर निगल जाती है, खा जाती है, उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके डाउट्स थे जो मैं क्लेरिफाई किया, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक। और भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ और भी नए नाम मिल सकते हैं, थोड़ा उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। न्यूट्रिशन का मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब हम फिर से वापस पहुंचते हैं हमारी रेस्पिरेशन की कहानी। और रेस्पिरेशन में अभी तक हम कितना पढ़ चुके हैं वो एक बार जस्ट मैं आपको समझाता हूं। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक फूड से एनर्जी निकाली जाती है, और ये प्रोसेस होती है इनसाइड द सेल। रेस्पिरेशन कहाँ होता है? इनसाइड द सेल होता है, सेल के अंदर होता है। सेल कौन सी? लिविंग सेल होना चाहिए। ईच एंड एवरी लिविंग सेल विल रिक्वायर्ड रेस्पिरेशन, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक कुछ भी हो। एवरी लिविंग सेल नीड फूड एंड दिस फूड विल बी ब्रेक डाउन टू रिलीज द एनर्जी। मैंने ये भी बताया कि एनर्जी को सेल जब ये निकलती है फूड को तोड़ने से, तो सेल उसको कलेक्ट कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है और एटीपी बनाती है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फूड जो भी लिविंग्स है इनका मोस्ट ऑफ फूड क्या होता है? मोस्ट ऑफ फूड होता है ग्लूकोज। ये सबसे सिंपल फॉर्म है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने से बनता है। तो ग्लूकोज एक सेल के लिए फूड है। जब सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा तो ग्लूकोज टूटेगा और टूट टूट कर फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा और बहुत एनर्जी रिलीज भी करेगा। अब देखिए यहां से कहानी हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हमको मालूम है एक सेल है और सेल के पास अभी कौन आया है? ग्लूकोज आया है। सेल का ये न्यूक्लियस है और सेल के अंदर ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। मैंने केवल दो चीज बनाई, हाँ, ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस बना दिया, और एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। कौन गया अंदर? फूड। फूड कौन सा? ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज जो है ये होता कैसा है? सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। किसने बनाया था शुरुआत में फूड? फूड बनाने का काम था प्लांट का, और प्लांट ने किया था फोटोसिंथेसिस। याद आ रहा है? और फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़ रहे थे मैंने बताया फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज कैसे बना। ग्लूकोज बना था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़कर ग्लूकोज बना था, और इस ग्लूकोज में कलेक्ट हो गई एनर्जी। इस ग्लूकोज में क्या है? एनर्जी। एनर्जी एक्चुअल ना तो कोई बना सकता है ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो सनलाइट की एनर्जी थी, जो सनलाइट की एनर्जी थी उसको स्टोर कर लिया ग्लूकोज में। ठीक है, तो इसका मतलब इस ग्लूकोज के पास एनर्जी है। अगर इस ग्लूकोज को हम फिर से तोड़ दें CO2 और H2O में, तो वो जो एनर्जी इसके अंदर इकट्ठी हुई है ग्लूकोज में, वो एनर्जी फिर से निकल जाएगी। वो एनर्जी फिर से निकल जाएगी। जो सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस में जब फूड बन रहा था, जब ग्लूकोज बन रहा था, तो जो एनर्जी उसमें स्टोर हुई थी रेस्पिरेशन में, वही एनर्जी यहां निकल जाएगी, और जिन चीज से ग्लूकोज बना था वापस वही चीज फिर से बन जाएंगी।
ये कहानी होती है हमारी रेस्पिरेशन की। यहां से यहां फोटोसिंथेसिस, यहां से यहां रेस्पिरेशन। इसका मतलब विदाउट फूड रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, फूड तो चाहिए। तो ये जो मैं एक कंसेप्ट आपको समझाया, अब आपको मालूम चल गया कि ग्लूकोज के अंदर क्या मौजूद है, एनर्जी। एक्चुअली ग्लूकोज की एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, वो केमिकल बनाया ग्लूकोज। अब वही जो केमिकल एनर्जी है वही रिलीज होगी यहां, लेकिन वो एटीपी के रूप में रिलीज होगी। एक्चुअली उसको एटीपी बना लेंगे और एटीपी सेल को जब जब जरूरत है वो इस्तेमाल करेगा। बस यही कहानी होना है, एकदम सिंपल तरीका। तो अब हमको देखना है ग्लूकोज में वो एनर्जी आखिर है कहां, आखिर किधर है। तो आप जब देखते हैं तो ग्लूकोज बना है 6CO2 और 6H2O से मिलके बना है, यही तो है। और ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो हमको ये देखना है इस ग्लूकोज में आखिर एनर्जी किधर है। ठीक है, अब यहां देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के पास है कार्बन, कितने कार्बन हमको चाहिए, 6 कार्बन। यहां पे तो एक CO2, दूसरी CO2, तीसरी CO2, ऐसे हमको 6 CO2 चाहिए। अभी CO2 क्या है, ये C जो है, C यहां पे यूज हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं सर ये O2, ये O2 भी यूज होगा। ध्यान देना, रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा यूज होता है। फिलहाल आप इतना समझिए, मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। CO2 पूरा का पूरा यूज होता है। ठीक है, तो ये कार्बन आपस में जुड़ना है, इनको लिंक करना है। मैं यहां 6 कार्बन बनाता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 कार्बन आपस में जुड़ते हैं और तो ये जो ग्लूकोज है इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल यहां पे अभी कनेक्टेड आपको दिख रहे होंगे। ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल हैं इनके साथ जुड़ा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, मैं यहाँ सीधा सिंपली अगर बात करता हूँ OH H, इधर H OH, ऐसे करके यहाँ पे सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये ओवरऑल इसमें जब हम देखते हैं तो कार्बन के मॉलिक्यूल निकलते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन को जब काउंट करेंगे तो ऑक्सीजन निकलेगा वो भी 6, OH 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 ऐसे करके जुड़ा रहेगा 6, और हाइड्रोजन निकलेगा 12। अब ये जितने भी बॉन्ड हैं, ध्यान देना, जिनसे ये एटम आपस में जुड़े हैं, ये बॉन्ड जब बने वाकई में एनर्जी यूज करके बने थे। ये बॉन्ड जो यहां पे मौजूद हैं ये एनर्जी है, एनर्जी से ही बने हैं। बिना एनर्जी के तो कोई बॉन्ड हो ही नहीं सकता। किसी के भी साथ कोई जुड़ता है तो एनर्जी ही जोड़ती है। तो जब ये ग्लूकोज को तोड़ेंगे हम, इन बॉन्ड को जब हटाएंगे, इन बॉन्ड को जब हटाएंगे तो एनर्जी निकलेगी, और जो एनर्जी निकलेगी वही आपका एटीपी बनाने में इस्तेमाल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है 6 कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल अगर धीरे 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 टूटेगा और टूट कर ये CO2 और H2O वापस बनाएगा तो बहुत एनर्जी निकलेगी। अब ये तोड़ने का काम सबसे पहले कहां शुरू होगा, सबसे पहले साइटोप्लाज्म में शुरू होगा, बाद में तोड़ने का काम शुरू होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं साइटोप्लाज्म में क्या होता है। जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में जाता है तो वहां लाइसोसोम के एंजाइम्स इसको तोड़ते हैं। सेल के पास क्या होता है, लाइसोसोम, उसके पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो इसको तोड़ते हैं फूड को।
और तोड़कर इसके दो टुकड़े कर देते हैं, तीन तीन कार्बन के। एक टुकड़ा ये हो जाएगा और एक टुकड़ा ये हो जाएगा। कितने टुकड़े बनेंगे? दो टुकड़े बन जाएंगे। पहले ग्लूकोज एक था, ग्लूकोज जो था वो एक था, अब ये टूट गया है तो टूट के क्या बनाए? तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल बनाए। इसके पास 6 कार्बन है, यहां अब 3 कार्बन का एक और 3 कार्बन का एक, दोनों एक जैसे बनेंगे। आप देखिए इनको। और 3 कार्बन के इस मॉलिक्यूल को हमने नाम दिया पाइरूवेट। इसको क्या नाम दिया? पाइरूवेट। So we can say when the glucose enter inside the cell, first it will convert into pyruvate. एक ग्लूकोज जब टूटता है तो दो मॉलिक्यूल पाइरूवेट के बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। यहां मैंने लिखा ग्लूकोज, कितने कार्बन? 6 कार्बन। ये टूटा, कहां टूटा? साइटोप्लाज्म में। क्या बनेगा? ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल। ये यहां जब टूटा तो ये बनाया पाइरूवेट। पाइरूवेट के पास कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन। कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बने। क्या यहां तक की बात समझ में आई? ये रेस्पिरेशन हो रहा है, टूटना शुरू हो गया फूड का, मतलब ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। और यहां से यहां तक का जो ये टूटने वाला काम है, इसको भी ये चाहे आपका बैक्टीरिया हो या प्लांट हो या एनिमल हो, सबके अंदर ये सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। हर एक लिविंग सेल सबसे पहले ग्लूकोज को पाइरूवेट में ही कन्वर्ट करती है। ये काम साइटोप्लाज्म में होता है। कोई भी लिविंग इस दुनिया का है जो रेस्पिरेशन कर रहा है, सबसे पहले वो ग्लूकोज को पाइरूवेट में तोड़ेगा। अब इसके बाद अभी 3-3 कार्बन और जुड़े हैं, ध्यान देना। अब इनको भी तोड़ेंगे तब और एनर्जी निकलेगी ना। अभी तो केवल एक ही टूटा। अभी आप देखेंगे तो यहां का बॉन्ड केवल टूटा है बस, और एनर्जी तो यहां पे भी निकली है। लेकिन अभी और एनर्जी निकल सकती है अगर ये पाइरूवेट और ज्यादा टूट जाए तो। इनको और अभी तोड़ना है, और फर्दर जो तोड़ने का काम होगा वो होगा इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगला काम कहां होगा? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, पाइरूवेट का। और यहां डिपेंड करेगा कि उस सेल के पास ऑक्सीजन कितनी है। देखिए, जब आप कोयले को सिगरी में जला रहे थे, कोयले तो हैं, अब कितनी हवा जा रही है उतनी ही तो हीट निकलेगी, उतना ही तो कोयला जलेगा। अब यहां पर जरूरत पड़ेगी हमको ऑक्सीजन की। अगर सेल के पास खूब सारी ऑक्सीजन है तो कंप्लीट इसको तोड़ देगी फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है या बहुत कम ऑक्सीजन है तो ये पूरी तरह से नहीं टूट पाएगा और कहीं ना कहीं एनर्जी सही ढंग से नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर सेल के पास ऑक्सीजन है तो ये पाइरूवेट कंप्लीट टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना देगा और एटीपी के रूप में बहुत सारी एनर्जी भी निकलेगी। एटीपी बना देगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन या तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम एब्सेंट है, ऑक्सीजन है ही नहीं, या फिर ऑक्सीजन तो है पर सफिशिएंट नहीं है, मतलब कमी है, लेक ऑफ ऑक्सीजन। लेक ऑफ ऑक्सीजन है, ये लेक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो जाएगा कमी है। ऑक्सीजन है तो सही, जीरो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कम है, मतलब धुआं ज्यादा निकलेगा और कोयला भी जलता रहेगा, मतलब कम एनर्जी निकलेगी, तो लेक ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर अगर हम ऐसे देखें तो 3 सिचुएशन बन रही हैं। एक
जब ऑक्सीजन खूब सारा है, एक जब ऑक्सीजन है ही नहीं, और एक जब ऑक्सीजन तो है पर इतनी ज्यादा नहीं है कि जो पूरी तरह से पाइरूवेट को तोड़ दे, कमी है। तो ये तीन अलग अलग पॉसिबिलिटी हैं, डिपेंड करेगा सेल के ऊपर कि सेल के पास ऑक्सीजन कितना है। यहां पर तीन रास्ते हमको बनाने पड़ेंगे। ये कहानी तो सबके अंदर सेम होना है, यहां तक ग्लूकोज से पाइरूवेट बनना ही बनना है। अब पाइरूवेट का फर्दर जो रेस्पिरेशन होगा वो डिपेंड कर रहा है ऑक्सीजन पे। तो तीन यहां से रास्ते निकले, इनको थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैंने यहां पे ये हो गया ग्लूकोज 6 कार्बन, ये हो गया पाइरूवेट, ठीक है, 3 कार्बन। अब मैं तीन रास्ते बना रहा हूं, 1 2 और 3। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम, ये स्केच आपको पूछा जाता है एग्जाम में। यहां पे मैं लिखता हूं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ O2 लिख देता हूं। अगर सेल के पास O2 है तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा ये CO2 में टूट जाएगा, वाटर में टूट जाएगा, और बहुत ज्यादा एनर्जी यहां निकलने वाली है। एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। ठीक है, पहला केस समझ में आ गया। दूसरा केस मैं बात करता हूं लेक ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है। कई बार आपने फील किया होगा, क्या फील किया, जैसे हम सोते हैं और हमारा कोई हाथ हमारे सर के नीचे दब जाता है, तो हमारे हाथ को सही ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं होती और हमारी सेल को ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। हाँ, तो हमारी सेल में क्या है, जब ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी तो वो CO2 और H2O नहीं बनाती, बल्कि बना देती है लैक्टिक एसिड। वो क्या बना देती है, लैक्टिक एसिड। और एनर्जी तो निकलेगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं निकली, लैक्टिक एसिड बना देती है। ध्यान देना, लैक्टिक एसिड में लेक और लेक ऑफ ऑक्सीजन, अब आपसे कभी गलत नहीं होगा। लेक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और अगर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की मैं अगर बात करूं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर हमारा बनता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, या इसे हम बोलते इथेनॉल। बात एक ही है, कोई खास अंतर नहीं है, एक ही चीज है, इथेनॉल बोलो या एथिल एल्कोहल बोलो। एक्चुअली ये C2H5OH होता है, एथिल एल्कोहल। ये शराब होती है जो हम ड्रिंक करके पीते हैं। हाँ, हम नहीं पीते, हमारे बच्चे भी नहीं पीते, कुछ लोग पीते हैं एथिल एल्कोहल। एक्चुअली ग्लूकोज टूटकर एल्कोहल बना रहा है, शराब बना रहा है, और एनर्जी तो बहुत कम निकलेगी, सबसे कम एनर्जी इसी में निकलती है, एल्कोहल बनता है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े ड्रम के अंदर जब शराब बनाते हैं तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट वाला फूड भर देते हैं, जैसे बारले हो गया, जौ, या ग्रेप्स हो गए, या शुगर केन का जूस हो गया, गन्ने का रस, और उसको बड़े बड़े ड्रम में पैक कर देते हैं। और एक फंगस होता है जिसे बोलते हैं यीस्ट, यीस्ट नाम के फंगस को इसके ऊपर डालते हैं। अब ये यीस्ट की क्या खासियत है कि ये बिना ऑक्सीजन के ग्रोथ करता है और इस फूड को खाता है और इसमें एल्कोहल बनता है। एल्कोहल बाद में हम छान के बोतल में पैक करके मार्केट में बेचते हैं। तो ये कुछ लिविंग्स हैं जो नॉर्मल बिना ऑक्सीजन के ही फूड को तोड़ते हैं, और बिना ऑक्सीजन के फूड को तोड़ते हैं तो एल्कोहल बनाते हैं। इसी एल्कोहल को हम प्योरीफाई करके बोतल में पैक करके मार्केट में बेचते हैं। तो हमको यीस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा। यीस्ट, यीस्ट क्या करता है, अगर इसको ऑक्सीजन मिलता है तो ये वैसे ही मर जाता है। ये हमेशा बिना ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में ही सरवाइव करता है और यही काम करता है, इसको ये पसंद है, बस यही काम करता है। ये लैक्टिक एसिड हमारे कब बनता है, हमारी मसल्स में खास तौर पे,
मसल्स जब ज़्यादा काम करती हैं तो लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और ये तो हमारी हर लिविंग सेल में ये वाला काम सबसे ज़्यादा चलता है। हमारी बॉडी में एथिल अल्कोहल नहीं बनता, ध्यान देना, एथिल अल्कोहल यीस्ट जैसे लिविंग्स ऐसा बनाते हैं। सो देर आर 3 वेरियस पाथवे फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ये फूड ही तो है, ग्लूकोज क्या है, ये फूड है। और फूड टूटने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता जिसमें CO2 H2 और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो दोनों हैं, इन दोनों में खासतौर पे जो एब्सेंस ऑफ O2 है, जब ऑक्सीजन नहीं है, इसको बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होगा तो ऐसा ही होगा। और ये जो आपका लेक ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई दोबारा से शुरू होगी, फिर से लैक्टिक एसिड टूटकर CO2 और H2O बना लेगा और बाद का काम कर लेगा। हालांकि दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, तो दही में ये लैक्टिक एसिड ही होता है, इसलिए दही खट्टा होता है। वो बैक्टीरिया हमेशा लैक्टिक एसिड ही बनाते हैं। दही बनाने वाले बैक्टीरिया यही काम करते हैं, हमेशा लैक्टिक एसिड बनाते हो। तो ये मैंने कुछ अलग अलग पॉइंट थे जो आपको डिस्कस किया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। डिपेंड करता है सेल कौन सी है। अगर यीस्ट है तो यही काम करेगी। अगर वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, दूध वाला दही वाला बैक्टीरिया है, तो वो यही काम करेगा। और बाकी की सेल हैं तो ये करने की कोशिश करेंगी, फिर भी अगर ऑक्सीजन कम पहुंचा तो ये वाला काम करेंगे। सो देर आर 3 वेरियस पाथवे फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड। आई थिंक द रेस्पिरेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है कि फूड कैसे टूटता है, एनर्जी क्यों निकलती है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में हम लोग